प्रश्न एक, फादर की देवदार की छाया जैसी क्यों लगती थी? उत्तर, देवदार की छाया शीतल और मन को शांत करने वाली होती है। फादर लेखक और उसके साथियों के हंसी मजाक में निर्लिप्त शामिल रहते, गोष्ठियों में गंभीर बहस करते तथा उनकी रचनाओं पर बेबाक राय देते। घरेलू उत्सव और संस्कार में बड़े भाई और पुरोहित जैसे खड़े होकर आशीषों से भर देते। इसी कारण लेखक को फादर की उपस्थिति देवदार की छाया जैसी लगती थी। प्रश्न 2, फादर बुल्के भारतीय संस्कृति के एक अभिन्न अंग है। किस आधार पर ऐसा कहा गया है? उत्तर, फादर बुल्के को भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न अंग इसलिए कहा गया है क्योंकि वे बेल्जियम से भारत आकर यहाँ की संस्कृति में पूरी तरह रच बस गए थे। वे सदा यह बात कहते थे कि अब भारत ही मेरा देश है। भारत के लोग ही उनके लिए सबसे अधिक आत्मीय थे। वे भारत की संस्कृति परंपराओं को पूरी तरह आत्मसात कर चुके थे। फादर ने हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने के लिए बहुत प्रयास किए तथा हिंदी की समृद्धि के लिए ब्लू बर्ड तथा बाइबल का हिंदी रूपांतरण भी किया। वे भारतीय संस्कृति के अनुरूप ही वसुधैव कुटुंबकम की भावना से ओतप्रोत थे। प्रश्न 3, पाठ में आए उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए जिनसे फादर बुल्के का हिंदी प्रेम प्रकट होता है। उत्तर, फादर बुल्के को हिंदी से बहुत प्रेम था। उन्होंने रामकथा उत्पत्ति और विकास विषय पर शोध प्रबंध हिंदी में ही लिखा था तथा प्रसिद्ध अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश तैयार किया। उनकी चिंता हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की थी। वह हर मंच से इसके अकाट्य जिसे काटा ना जा सके अकाट्य जिसे काटा ना जा सके तर्क देते थे। उन्हें इस बात पर दुख होता था कि लोग हिंदी की उपेक्षा करते हैं। प्रस्तुत प्रसंग उनके हिंदी प्रेम की प्रकट करते हैं। प्रश्न 4, इस पाठ के आधार पर फादर कामिल बुल्के की जो छवि उभरती है उसे अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर, प्रस्तुत पाठ के आधार पर फादर कामिल बुल्के की निम्न छवि उभरती है। पहला, फादर कामिल बुल्के विदेशी होते हुए भी सच्चे अर्थों में एक भारतीय थे। दूसरा, फादर में सभी के लिए ममता और वात्सल्य भाव कूट कूट कर भरा हुआ था। वे एक बार जिससे अपना रिश्ता जोड़ लेते थे उससे तोड़ते नहीं थे। तीसरा, फादर को भारतीय भाषा, संस्कृति और साहित्य से बहुत प्रेम था। चौथा, फादर बुल्के अपने स्नेहजनों के व्यक्तिगत सुख दुख का हमेशा ध्यान रखते थे। उनके सांत्वना भरे शब्दों से लोगों का हृदय प्रकाशित हो उठता था। अपने व्यक्तित्व की महानता के कारण ही वह सभी की श्रद्धा के पात्र थे। पांचवा, फादर बुल्के हिंदी के प्रकांड विद्वान थे एवं हिंदी के उत्थान के लिए सदैव तत्पर रहते थे। प्रश्न 5वां, लेखक ने फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा है? उत्तर, लेखक ने फादर बुल्के की मानवीय करुणा की दिव्य चमक इसलिए कहा है क्योंकि फादर बुल्के ने अपना जीवन सदैव दूसरों की भलाई में लगाया। उनके मन में दूसरों के लिए हमेशा प्यार तथा ममता छलकती रहती थी। जो घर किसी में केवल अपने प्रियजन के लिए होती है, वे सबके साथ एक पारिवारिक रिश्ते में बन जाते थे। वे कभी क्रोध या आवेश में नहीं आते थे। वे लोगों के सुख दुख में शामिल होकर उनके प्रति सहानुभूति प्रकट करते थे तथा उन्हें सांत्वना भी देते थे। प्रश्न 6,
फादर बुल्के ने सन्यासी की परंपरागत छवि से अलग एक नई छवि प्रस्तुत की है। कैसे? उत्तर, प्राय सन्यासी सांस्कारिक मोह माया से दूर रहते हैं, जबकि फादर ने ठीक उसके विपरीत छवि प्रस्तुत की है। परंपरागत सन्यासियों की परिपाटी का निर्वहन न कर वे सबके सुख दुख में शामिल होते थे। एक बार जिससे रिश्ता बना लेते उसे कभी नहीं तोड़ते। सबके प्रति अपनत्व, प्रेम और गहरा लगाव रखते थे। लोगों के घर आना जाना उनका नित्य प्रति का काम था। इस आधार पर कहा जा सकता है कि फादर बुल्के ने सन्यासी की परंपरागत छवि से क्षति प्रस्तुत की है। प्रश्न 7वां, आशय स्पष्ट कीजिए। क, नम आंखों को गिनना स्याही फैलाना है। उत्तर, लेखक ने फादर की मृत्यु पर लोगों के दुख का वर्णन करते हुए कहा कि उनकी मृत्यु पर दुखी होने वाले लोगों की कमी नहीं थी। जब उन नम आंखों को गिनना स्याही फैलाने के बराबर है, अर्थात उन्हें गिनने से कोई परिणाम नहीं निकलना है, क्योंकि वह अनगिनत है। ख, फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। उत्तर ख, प्रस्तुत पंक्ति का आशय है कि जिस प्रकार एक उदास शांत संगीत को सुनते समय हमारा मन गहरे दुख में डूब जाता है, वातावरण में एक अवसाद भरी निस्तब्ध शांति छा जाती है और हमारी आंखें अपने आप ही नम हो जाती है, ठीक वैसी ही दशा फादर बुल्के को याद करते समय हो जाती है। मैम डन। ओके, गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा तुमने पढ़ा। और इसी तरह से सारे बच्चों को भी इसी तरह से पढ़ना सीखना है। बिल्कुल उच्चारण की शुद्धता, हिंदी को पढ़ते समय उच्चारण की शुद्धता होनी चाहिए। शब्दों को, अगर शब्द समझ में नहीं आ रहा है उस समय, ठीक है, अगर शब्द जो है तुम्हें पढ़ते समय समझ में नहीं आ रहा है ना बेटा, तो क्या करना चाहिए, उसको थोड़ा सा रुक के काट काट के उसको पढ़ना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा रुक जाओ और उसको काट काट के उसको पढ़ो। ठीक है, शब्दों को जोड़ जोड़ के पढ़ो, मिला मिला के पढ़ो, तो क्या होता है, उच्चारण में अपने आप शुद्धता आ जाती है। ठीक है, और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस होना चाहिए हिंदी पढ़ते समय कि हाँ, हमें हिंदी तो है और बहुत हमारी मातृभाषा है, उसको पढ़ने में अगर हम झिझकेंगे तो फिर बाकी लैंग्वेज को हम कितना भी पढ़ लें, कितना भी याद कर लें, कितना भी कुछ कर लें, तो उससे क्या फ़ायदा जब हमको अपनी मातृभाषा को शुद्ध उच्चारण करना नहीं आएगा, तो हम हंसी के पात्र होंगे कि नहीं होंगे, है ना। ठीक है, बहुत अच्छी तरह से पढ़ा तुमने और बहुत ही इसको याद भी कर लेना, इन क्वेश्चन आंसर्स को। फाइनल में जो आपकी सेकंड टर्म की जो पेपर की तैयारी होगी, बहुत अच्छी से तुम्हारी वो हो जाएगी। सारे बच्चे इस चैप्टर को, दोनों चैप्टर को, गद्य के दोनों चैप्टर को, मानवीय करुणा की दिव्य चमक और लखनवी अंदाज, दोनों चैप्टर्स को पूरा चैप्टर्स भी पढ़ो, उसकी समरी भी पढ़ो और उसके क्वेश्चन आंसर भी तुम लोग पढ़ लेना। ठीक है।